सजल स्टडी पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। सेट आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एक सेट कपड़ा चाहिए, एक सेट बर्तन चाहिए, सुनते आ रहे होंगे। तो सेट मतलब होता क्या है? तो सेट मतलब होता है क्या कि एक से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह होता है। जैसे एक सेट कपड़ा मतलब क्या कि केवल एक शर्ट कह दे तो क्या आप उसको एक सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन शर्ट, पैंट, गंजी, जांघिया अगर ये सब अगर बोल देते हैं, सब कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक सेट है। उसी तरह से अगर एक सेट बर्तन बोलें तो अगर बोल दें कि एक लोटा अगर दे दिया जाए, बोला जाए कि हम आपको एक सेट बर्तन दिए हैं, तो क्या आप इसको मानिएगा? नहीं मानिएगा, क्योंकि एक सेट मतलब एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। अगर एक सेट बर्तन अगर आपको बोल रहे हैं, इसमें लोटा, थाली, प्लेट, ग्लास, चम्मच, ये सारे वस्तुएं आएंगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब ये देखिएगा, इसकी परिभाषा क्या होता है? समुच्चय की परिभाषा क्या होता है? तो समुच्चय की परिभाषा होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब रही बात, सुपरिभाषित कहते किसको हैं? परिभाषित, और उसमें भी सु मतलब होता सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, जिसको हम अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से परिभाषा दे सकते हैं, उन्हीं वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जिसको हम अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर पाएंगे, उन वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। अब ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तब जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए इसे हम समुच्चय कहेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। इसे हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर जैसे ही हम बोल दिए, हमारे दिमाग में आ गया कि वो ए, ई, आई, ओ, यू ही होगा, इसलिए इसे हम परिभाषित किए, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। इसके अलावे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे कह दें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, तो इसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे? हो सकता है कि आपके नजर में सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो, तो वेस्ट इंडीज की नजर में ब्रायन लारा उसके तरफ से हो, ऑस्ट्रेलिया की ओर से रिकी पॉन्टिंग हो, तो इसको आप ठीक से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि कह सकते हैं क्या कि जिससे पूरी दुनिया एक ही जैसा मानती हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं? सुपरिभाषित कर सकते हैं। जैसे आपकी नजर में सचिन तेंदुलकर तो महान है, लेकिन किसी और की नजर में हो सकता है कि विराट कोहली महान हो, किसी और की नजर में हो सकता है कि रवि शास्त्री महान हो। समझ में आ गया ना? तो इसे आप
समुच्चय नहीं कह पाएंगे। उसी तरह से कहते हैं सुंदर लड़कियों का समुच्चय। तो कितना सुंदर को आप सुंदर कहेंगे? इसकी कोई मापदंड है? नहीं है। जिसकी कोई मापदंड नहीं है, जिसकी किसी तरह से कोई आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसे आप समुच्चय नहीं कहेंगे। हो सकता है कि एक ही क्लास में किसी लड़का को कोई और लड़की सबसे सुंदर लगती हो, तो किसी और लड़का को कोई और लड़की सबसे सुंदर लगती हो। तो इसकी भी कोई मापदंड नहीं है, इसलिए इसे आप समुच्चय नहीं कहेंगे। जिसको आप अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, आप ही नहीं बल्कि सब लोग उसको माने, उसी को आप क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समुच्चय तो आप लोग देख लिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। संग्रह मतलब होता क्या? कलेक्शन, इकट्ठा करना। अब ये कह रहा क्या? तथा संग्रह की हुई वस्तुओं को समुच्चय का सदस्य कहते हैं। संग्रह की हुई वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? समुच्चय का सदस्य कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सबसे पहले चेक करें कि समुच्चय है कि नहीं है। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या बोला है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगा। यही ना होगा? अब आप कह रहे हैं क्या कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में सदस्य कौन कौन होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी के सभी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे, इसके अवयव होंगे, इसके तत्व होंगे। ठीक है। अब रही बात कि इसको हम सूचित कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि समुच्चय में कोई भी चीज रिपीट नहीं करता है। जैसे अगर हम बोल दें कि एक सेट कपड़ा, तो क्या एक सेट कपड़ा में 2 शर्ट आता है, 2 पैंट आता है? नहीं आता है। वो एक चीज ही एक ही रहेगा, रिपीट नहीं होगा। रिपीट अगर हो भी गया तो उसको आप एक ही मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया आपका एप्पल, APPLE, ये A बराबर हो गया एप्पल। ठीक है ना? यानी कि ये समुच्चय हो गया। अब बोलेगा क्या? इसके समुच्चय हमको लिखना है, समुच्चय निकालना है, तो क्या होगा? देखिए A लिखेंगे, डबल P है तो एक ही P लिखेंगे, एक L लिखेंगे और एक E लिखेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल समुच्चय बना। ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना? डबल P है, अगर डबल रिपीट हो गया हो तो उसको बदले में आप एक ही लिखेंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके बदले में क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, STUDENTS, देखिए एक S लिख दिए, एक T लिख दिए, तो ये T आपका कैंसिल हो गया। U लिख दिए, D लिख दिए, E लिख दिए, N लिख दिए, तो फिर ये आपका AS कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है? यानी जो चीज डबल आ रहा है आपको डबल नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है ना? डबल हो, ट्रिपल हो, आपको डबल ट्रिपल नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ही नोट में लिखा दिया गया कि संग्रह की हुई वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अर्थात वे सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न भी नहीं करने वाली चाहिए। ठीक है ना? और दूसरी चीज है, संग्रह की हुई वस्तुओं की पुनरावृत्ति न हो, यानी कि कोई भी वस्तु हो संग्रह किया गया हो तो उसके पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन अगर होगा तो फिर वो वस्तुएं क्या होंगी? उनको हमको कह सकते हैं जो चीज रिपीट हुआ है उसको हमें एक ही बार लिखेंगे, एक बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है? अब इसका निरूपण हम कैसे करते हैं? तो जो भी समुच्चय होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर या तो A, B, C, D, E जो भी हो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। किसको? समुच्चय को। लेकिन अगर उसके सदस्य हो तो उसको छोटा
लेटर लिखते हैं, जैसे ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसको मझौले कोष्टक के अंदर बंद करते हैं। उसके सदस्य को किस में बंद करते हैं? मझौले जो कोष्टक होते हैं उसके अंतर्गत रखते हैं, उसके अंदर हम बंद करके रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ समुच्चय को निरूपण हम कैसे करते हैं, तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, जबकि इनके अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा। जो भी उसके अवयव हो उसको हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? छोटे लेटर द्वारा। और जो सदस्य जो समुच्चय है उसको हम किससे? बड़े लेटर से सूचित करते हैं। दूसरा नोट है कि समुच्चय के अवयवों को दो मझौले कोष्टक, ये देखिए दो मझौले कोष्टक हैं, इनके अंदर लिखा जाता है, एक एक कर लिखा जाता है, और तथा प्रत्येक के बीच में क्या किया जाता है? कमा दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कमा दे दिया जाता है। जैसे हम लिखे यहाँ पे, जैसे ए बराबर हम लिख दिए, ए बराबर लिख दिए सभी स्वर अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षरों का समुच्चय, तो हम ए लिखेंगे, ई, आई, ओ और यू, और सबके बीच में क्या होगा? कमा होगा। एक एक करके लिखेंगे और सब में क्या देंगे? हम कमा देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या? समुच्चय हो गया। और ये जो ए, ई, आई, ओ, यू हो गए, ये उसके क्या हो गया? सदस्य हो गया। क्या हो गया? सदस्य या अवयव या तत्व, ठीक है ना। तो ये जो है कैपिटल ए, हम इस किससे सूचित किए हैं? समुच्चय को सूचित करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से क्या सूचित करते हैं? समुच्चय को सूचित करते हैं। तथा जो स्मॉल होगा उससे हम क्या करते हैं? उसके अवयवों को, सदस्यों को या तत्वों को सूचित करते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ संकेत है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग, BELONG, बिलोंग टू। इसको बोलते हैं डजंट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधित है, और इसको बोलते हैं संबंधित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ए बराबर एग्जाम्पल दिया हुआ, ए बराबर दे दिया 1 2 3 4, ये दे दिया। ये क्या है? ये ए आपका हो गया समुच्चय, और ये क्या हो गया? इसके सदस्य हो गया। तो हम चेक करते हैं कि ये सदस्य समुच्चय के बिलोंग टू है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं ए, ठीक है ना, यहां पे ए लिख दिए। तो क्या एक के अंतर्गत ये एक है कि नहीं है? तो एक है, एक है ना। इस ए समुच्चय के अंतर्गत एक है कि नहीं है? है। तो इसको हम लिखेंगे बिलोंग टू। क्या लिखेंगे? बिलोंग टू लिखेंगे, ठीक है। वही लिखे 5, डजंट बिलोंग टू ए लिखे हैं, ठीक है। तो ये ए है, तो ए के अंतर्गत 1 2 3 4 है। क्या 5 इसके अंदर है? इसके अंदर 5 है? नहीं है, तो उसके लिए डजंट बिलोंग टू लिखेंगे, ठीक है ना। 0, अब यहां पे आपको बताना है ये ए, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे 0 बिलोंग टू या डजंट बिलोंग टू? डजंट बिलोंग टू होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना। 3 बिलोंग टू या डजंट बिलोंग टू? तो बिलोंग टू होगा, क्योंकि 3 इसमें है, तो बिलोंग टू ए। 3 बिलोंग टू ए, ठीक है। यानी कि इस के अंदर अगर है तो बिलोंग टू, अगर नहीं है तो डजंट बिलोंग टू लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो ये याद रखिएगा, संबंधित है या संबंधित नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। 3 समुच्चय ए से संबंधित है, ये लिखेंगे। 5 समुच्चय ए से संबंधित नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। तो समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधि हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधि हैं। पहला है सारणी या तालिका रूप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। हाँ, इसका इंग्लिश याद रखिएगा, कई बार आपको रोस्टर फॉर्म के नाम से हिंदी में ही पूछ देता है कि रोस्टर फॉर्म में इसे लिखें। तो फिर अगर आपको इंग्लिश याद ना हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका इंग्लिश याद रखिएगा। रोस्टर फॉर्म ऐसे लिख देता है, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप में लिखें, ठीक है। तो फिर अगर आपको इंग्लिश ना याद हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इंग्लिश में इसको याद रखिएगा। साड़ी
या तालिका रूप, इंग्लिश होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा का 3 नाम है, प्रतीकात्मक रूप या गुण प्रकटीकरण रूप या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इंग्लिश होता है सिंबॉलिक फॉर्म, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी इंग्लिश में लिखता है सेट बिल्डर फॉर्म में ज्ञात करें। ठीक है, अब सारणी फॉर्म क्या होता है, सारणी रूप क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। तो कह रहा है इसमें क्या होता है, समुच्चय को हम मझौले कोष्टक के अंदर लिखते हैं और उसके प्रत्येक सदस्य को एक एक करके लिखते हैं कमा दे करके। जैसे मान लीजिए दे दिया कि ए एक प्रकृत संख्या है, एक प्रकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है। इसको लिखना क्या है, सारणी रूप में लिखना है। तो सारणी रूप में हम कैसे लिखेंगे, प्रकृत संख्या लिखना है लेकिन 5 से छोटी लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 यही नहीं लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं, मझौले ब्रैकेट डाल करके कमा दे देते हैं, हमारा हो गया सारणी रूप में। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों के समुच्चय को सारणी रूप में लिखें, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर क्या है, ए ई आई ओ तथा यू है। इसको लिखेंगे, सबके बीच में क्या करेंगे, कमा दे देंगे और उनको मझौले ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सारणी रूप हो जाता है। ठीक है, सारणी रूप समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतीकात्मक रूप या समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक सदस्य को न लिख करके हम उसके गुण को लिखते हैं। हम क्या करते हैं, उस समुच्चय के गुण को लिखते हैं जिससे सभी सदस्यों को सूचित किया जा सके, सभी सदस्यों को सूचित किया जा सके, हम ऐसे गुण को लिखते हैं। जैसे कह रहा कि यदि ए 5 से छोटी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, हाँ याद रखिए लिखने का तरीका, इसको मझौला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बस x सच डेट, या इसको कलन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कलन बोलते हैं। और ये जो डबल बिंदु होते हैं इसको हम बोलते हैं सच डेट। क्या बोलते हैं, सच डेट। तो x तिरछी लकीर दे देते हैं कलन x, और उसके बाद कमा दे करके जो भी गुण होता है उस गुण को हम लिखते हैं। या x सच डेट x, अधिकांशतः यही फेमस होता है, यही प्रचलित है, लोग अधिकांशतः यूज इसी का करते हैं। वैसे आप दोनों में से किसी कर सकते हैं। x सच डेट x कमा दे करके जो भी गुण होगा उस गुण को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 5 से छोटी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तो वही लिख देंगे 5 से छोटी प्रकृत संख्या का समुच्चय। ठीक है ना, 5 से छोटी प्रकृत संख्या लिख देंगे, x डेट x लेंगे, कमा देंगे, 5 से छोटी प्रकृत संख्या लिख देंगे। इस तरह से क्या होता है, हम प्रतीकात्मक रूप को लिख लेते हैं, या कह सकते हैं कि हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि b बराबर a e i o u हो तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या लिखेंगे, तो आपको बता ही थे कि सबसे पहले मझौला ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद x सच डेट x लिखते हैं, कमा देते हैं, उसके बाद इसका गुण क्या है, मेन गुण क्या, हम क्या कहें ताकि ये सारा का बोध हो जाए। तो हम कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, स्वर है, लिख देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, c बराबर ले लिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ठीक है ना, इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, 2 4 6 8 10 डॉट 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 है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, c बराबर x सच डेट x सभी सम संख्या
कोई दिक्कत? अगर सम संख्या कह देते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 नहीं आ जाएगा सर? सब आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये दे दें 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, तो हम क्या लिखेंगे, x सच डेट x, मझौला ब्रैकेट डालेंगे ही, कमा देंगे, सभी विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समुच्चय को, जो भी समुच्चय है उसे समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको